Students, in this lecture we will be discussing about sterilization methods. Myself Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So basically what we should know is that from a microbiological perspective, medicine can be divided into two categories, sterile and non-sterile. The main sterile ones, those containing non-living organisms at all, are injections and those applied to the eye. Other less commonly used products like irrigation solutions and those introduced into the ear may also be sterile. Virtually all other products are non-sterile, but of course that does not mean there is no control on the number of type of organism that may be present. So basically students, होता क्या है कि जो जितनी भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं या सिंपल आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, सब की सब या तो स्टेराइल होती हैं या नॉन स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब होता है कंडीशन फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। तो बेसिकली अगर हम किसी पेरेंटल प्रोडक्ट की बात करते हैं जो बॉडी के अंदर जानी है, आइज़ में जानी है, ईयर में जानी है, उसको तो स्टेराइल होना ही होता है। बाकी टैबलेट्स होगी और चीज़ें होगी, उनको वो पूरी तरह से स्टेराइल हो ना भी हो तो भी काम चल जाता है। सो स्टरलाइज करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक होता है टर्मिनल स्टरलाइजेशन। द प्रोडक्ट इज मेड कम्प्लीटली पैक्ड इनटू इट्स फाइनल कंटेनर एंड देन स्टरलाइज। बनाने के बाद स्टरलाइज करना, उसको कहते हैं टर्मिनल स्टरलाइजेशन। और दूसरा होता है एसेप्टिक मैन्युफैक्चर। एसेप्टिक मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई गंध आने ही नहीं देना, कोई माइक्रोब उसके अंदर आने ही नहीं देना, डेट इज एसेप्टिक मैन्युफैक्चर। एसेप्टिक मीन्स कंडीशन फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट में बी इंडिविजुअली स्टरलाइज्ड, usually passing the solution through bacteria proof filters and then mixed together using sterile equipments under condition that do not allow the entry of microorganisms. तो ये दोनों तरह से मेथड हैं हमारे, टर्मिनल के भी और एसेप्टिक के भी। तो हम इसके बाद मेन पढ़ते हैं कि आपकी स्टरलाइजेशन होती क्या है। The word sterile is the one that is easily misunderstood and as a consequence quite often misused. तो sterile जो होता है इसका मतलब होता है कि completely free of living organism। कोई भी प्रोडक्ट है जब वो completely फ्री हो जाती है माइक्रोब से, उसको sterile कहते हैं। तो ये जो टर्म होती है sterile, it is an absolute term, ठीक है। पार्शियली स्टरलाइज कोई नाम चीज नहीं होती, जैसे कि इन्होंने यहाँ लिखा है कि नियरली स्टेराइल और पार्टली स्टेराइल ये दोनों नहीं होती, या तो चीज़ पूरी स्टेरलाइज होएगी या फिर नहीं होएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या है कि हम गारंटी नहीं कर सकते और प्रूव नहीं कर सकते डेट आइटम इज स्टेराइल। तो इससे कई बार क्या हो जाता है, एक बिलीफ हो जाती है कि ये तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है स्टेरिलिटी, पर ऐसा नहीं होता। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं होता। Sterility is there because it is not possible to guarantee sterility. The best option is to quote a probability that an atom is sterile. तो हम probability दे देते हैं कि वो sterile है। This has led to concept of sterility assurance level, which is usually quoted as 10⁻⁻⁶. In other words, there is 1 in 1 million chance that an item in question is still contaminated. ठीक है। तो अगर आपके 1 मिलियन वायल्स बने हैं, एम्प्यूल्स बने हैं इंजेक्शन के, तो उनमें से हो सकता है एक के अंदर माइक्रोब हो, तो ये चांस होता है। तो ये यूज़ होता है आज के टाइम में। सो इफ अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर वर टू मेक अ बैच ऑफ इंजेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 1 मिलियन एम्प्यूल्स, वन ऑफ देम वुड कंटेन अ सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म, बट देयर वुड बी नो वे ऑफ आइडेंटिफाइंग विच वन। तो ये नहीं हम पता लगा सकते किस एम्प्यूल के अंदर है। तो एक माइक्रोब होने से ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं भी आती, ठीक है। तो इसलिए उसको स्टरलाइज ही माना जाता है। इसके बाद इसके अंदर आपके 2-3 टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ सर्वाइवर प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपका लीनियर स्केल पे है कि कंसंट्रेशन ऑफ सर्वाइवर
कितनी कम हुई विद टाइम, एक्सपोजर दिया हमने किसी भी स्टरलाइजिंग एजेंट का, तो ये आपकी लीनियर स्केल है और ये लॉग स्केल पे है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सर्वाइवर, तो इसके अंदर क्या है, ये एक्सपोजर टाइम है आपका, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स का इफेक्ट जो वाई पे है वो लीनियरिटी में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी जो उनकी कंसंट्रेशन है वो इक्वल ही घट रही है, जितना आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हो उतनी वो घटती जा रही है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। नंबर 1 इज डी वैल्यू। डी वैल्यू इसको कहते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। डी वैल्यू इज यूज एंड दिस इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ द पॉपुलेशन, कि कितने टाइम में 90% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए। तो 90% का मतलब है कि अगर 100 थे तो 90 ख़त्म हो जाएं, सिर्फ 10 बचें, उसको कहते हैं डी वैल्यू, और इसका दूसरा नाम है डेसिमल रिडक्शन वैल्यू। In figure 18.3, for example, the d value is exactly 0.75 minutes. So it is easy to understand that during every successive 45-second interval, the population is reduced to 10% of its value at the start of that time. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लॉट के अंदर कि जो डेसिमल रिडक्शन है वो इसके अंदर जो प्लॉट आया है इसके अंदर 0.75 मिनट्स है। ये डी वैल्यू यहाँ पर दिखा रखी है, ये वाली, दिस इज डी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद डी वैल्यू आर ऑफन कोटेड फॉर बैक्टीरियल स्पोर्स एक्सपोज टू स्टीम स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, एंड इन दिस सिचुएशन अ सबस्क्रिप्ट इज एडेड टू द डी वैल्यू टू इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच इट वॉज मेजर्ड। जैसे जिस टेम्परेचर पे आपने ये वैल्यू निकाली है हमने उसका सबस्क्रिप्ट इसके अंदर डाल देना है। जैसे डी 121, इसका मतलब है कि 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये काम करा गया है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी जी वैल्यूज। तो ज़्यादातर जो कंडीशन होती है वो होती है 15 मिनट्स एट 121 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी ऑटोक्लेविंग के लिए ये कंडीशन बताई जाती है। अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर इज नॉट ऑब्लाइज टू यूज दिस स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव वैल्यू। तो कोई ऑब्लाइज नहीं होता कि यही यूज़ करनी है, वो इसको कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स एट 115 वॉज एन ऑटोक्लेव साइकिल फॉर्मली रिकमेंडेड। पहले ये होती थी यूज़, फिर अब आजकल ज़्यादातर जैसे ड्रेसिंग्स को करना है तो 3.5 मिनट्स एट 134 डिग्री सेल्सियस इज करंटली यूज। टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम आपका कम हो जाएगा। सो जी वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू अचीव अ 10-fold चेंज इन डी वैल्यू। 10-fold को वैल्यू को डी वैल्यू को घटाने में जितना टेम्परेचर चेंज चाहिए डेट इज जी वैल्यू। जैसे टेबल है कि 99 डिग्री पे 120 मिनट थी डी वैल्यू, उसको 10 टाइम्स घटाने में मतलब कि 120 से 12 मिनट करने में उसको कितना टेम्परेचर लगा, 110 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसमें देख सकते हैं कि 10 डिग्री अगर हमने 11 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, 11 डिग्री सेल्सियस इज अ टाइम रिक्वायर्ड जो है वो 90% कम हो गया, डेसिमल रिडक्शन होगी उसकी, इज रिड्यूस 10-fold एज अ स्टीम टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 99 टू 110। तो 99 डिग्री से अगर टेम्परेचर को 110 कर दिया गया तो उसका टाइम जो था वो 1/10 ही रह गया। दिस इज नोन एज जी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद एक इसके अंदर आती है आपकी एफ वैल्यू। Pharmacopoeias define an F0 value of a steam stillation process as the lethality expressed in terms of equivalent time in a minute at a temperature of 121 degrees Celsius delivered by the process to the product in its final container with reference to microorganism possessing a theoretical Z value of 10। तो ये जो आपकी F वैल्यू है ये कंपैरिजन करने के काम आती है दो प्रोसेसेस का। तो ये इसकी बेसिक सी हमारे पास नॉलेज हो गई है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस स्टरलाइजेशन मेथड। तो जो स्टरलाइजेशन मेथड है बेसिकली फिजिकल हम बात करें अगर, फिजिकल मेथड्स आर बाय हीट। हीट के अंदर आपका जो बेसिकली है इट कैन बी डायरेक्ट हीट और इट कैन बी
इनडायरेक्ट हीट। डायरेक्ट हीट में फ्लेमिंग होता है आपका, बर्नर के ऊपर आप चीज़ को हीट कर दो, डेट इज़ नोन एज डायरेक्ट हीट। और दूसरा मेथड होते हैं जो आपके, वो होते हैं या तो आप स्टीम को यूज़ करो, मॉइस्ट हीट मेथड होता है। एक्सपोजर टू स्टीम एट 121 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन साइकिल। ठीक है, अगर हमने उसको हॉट एयर ओवन को यूज़ करना है, उसको कहते हैं हम ड्राई हीट। ग्लासवेयर, हीट स्टेबल पाउडर्स एंड ऑयल मे बी स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट इन हॉट एयर ओवन्स और स्टरलाइजिंग टनल्स एट अ टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर 160 to 180 डिग्री सेल्सियस और 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो इन पे हम उसको ड्राई वैसे कर सकते हैं। तो हीट के जो मेथड हैं वो आपके हो गए डायरेक्ट, उसके अंदर फ्लेमिंग मेथड हो गया, बर्नर के ऊपर डाल देनी चीज़ को। उसके बाद इनडायरेक्ट के अंदर दो हो गए, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर आपका हॉट एयर ओवन और मॉइस्ट हीट के अंदर आपका आ जाता है ऑटोक्लेविंग। इसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन भी यूज़ होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है आपका अल्फ़ा रेज या फिर गामा रेज या एक्स रेज, कई बार इलेक्ट्रॉन रेज भी यूज़ होती हैं, यूवी रेज भी यूज़ हो सकती हैं। तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में नहीं आती यूवी रेज, बाकी आयोनाइजिंग में तो सिर्फ अल्फ़ा, गामा, एक्स रेज और दूसरी जो रेज हैं वो यूवी रेज होती हैं। इसके अलावा इथाइलिन ऑक्साइड गैस, दिस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टरलाइजर। तो इसके बाद एक मेथड आता है स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। इसके अंदर फिल्टर में से पास करके हम स्टरलाइज कर लेते हैं चीज़ को। तो ये सारे मेथड्स हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में अब पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड, स्टीम स्टरलाइजेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। ठीक है, इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज होती है उसका नाम ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव इज यूज फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन। उसका जो साइज है, उसका मॉडल है, वो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से बड़ा छोटा हो सकता है। इट कैन बी बेंच टॉप मॉडल, ठीक है, कॉमनली फाउंड इन डेंटल सर्जरीज टू लार्ज फ्लोर स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल मशीन दैट आर लोडेड विद फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स। तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, usually they generate their own steam from purified water added before sterilization cycle starts, whereas the larger models are usually supplied with steam from an external boiler। तो बॉयलर से भी स्टीम आ सकती है इनके अंदर और ये अपनी स्टीम को अपने आप भी बना सकते हैं। स्टीम इज वेरी मच बेटर एज स्टरलाइजिंग एजेंट देन वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज स्टीम हैज हाई लेटेंट हीट कंटेंट विच इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट बीइंग स्टरलाइज्ड व्हेन द स्टीम कंडेंसेस ऑन देम। तो जैसे ही स्टीम कंडेंस होती है किसी चीज़ के ऊपर, वो अपनी सारा हीट उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है, इसलिए इसकी पावर एज अ स्टरलाइजर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। इसके बाद जो साइकिल यूज़ होती है डेट इज़ 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। चेंज भी कर सकते हैं साइकिल को, जैसे 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 5 मिनट्स। पर चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए हम यही साइकिल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 121 degree Celsius for 15 minutes. It is essential that air is removed from the autoclave chamber and completely replaced by steam during the operating cycle. तो इसमें से जो आपकी एयर है सारी की सारी रिमूव करनी पड़ती है पहले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें एयर रह जाएगी और एयर की जो हीटिंग पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होती। द रिलेवेंट SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज किलो पास्कल। इसके अलावा PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच और बार, ये यूज़ होते हैं यूनिट प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। प्योर स्टीम एट 15 PSI हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस। तो जो जितना ज़्यादा स्टीम का प्रेशर होता है उतना ही उसका ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑटोक्लेव के अंदर 15 PSI अगर हम प्रेशर मेंटेन कर दें तो उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, जो हमें एयर निकालने के लिए लार्जर ऑटोक्लेव्स में हैव वैक्यूम पंप टू रिमूव एयर बट मैनी स्मॉलर वंस अलाउ द एयर टू एस्केप थ्रू अ वेंट वाल्व। तो स्टीम लाइटर होती है, गर्म होने के कारण वो ऊपर से बाहर आ जाती है। ठीक है, और जो उसमें एयर होती है वो कई बार नीचे हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ एसेंशियल दैट द आइटम टू बी स्टरलाइज्ड इज फुली हाइड्रेटेड बिकॉज स्टीम किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो इसका मेथड ऑफ, जो इसका मैकेनिज्म एक्शन है वो हाइड्रोलाइजिंग वाइटल माइक्रो मॉलिक्यूल्स है।
माइक्रोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हाइड्रोलाइज कर देती है, कोगुलेशन भी हो जाती है जिससे प्रोटीन्स की। तो ये इसका मेथड है। तो ये स्मॉल टॉप लोडिंग लेबोरेटरी ऑटोक्लेव है दिखाया हुआ, ठीक है। एक फ्रंट लोडिंग ऑटोक्लेव है। तो ये अलग अलग तरह के ऑटोक्लेव्स हैं। ये इनका इसके अंदर इन्होंने प्रेशर गॉज दिखाया हुआ है। इसके अंदर एक स्केल ये बार है, बार रेड कलर का बार में है, और अंदर जो है इंचेस ऑफ मरकरी है, ठीक है। PSI भी है इसके अंदर, ठीक है। तो सारे इसके अंदर स्केल्स हैं इन्होंने दिए हुए। इसके बाद आता है आपका अगला मेथड है जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। दिस मेथड सिंपली इन्वॉल्व्स हीटिंग द आइटम टू बी स्टरलाइज्ड इन हॉट एयर ओवन, typically for 2 hours at 160 degrees Celsius. But again, alternative combination are available. For example, 1 hour at 170 degrees Celsius और 30 minutes at 180 degree Celsius. तो अलग अलग कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम यूज़ कर सकते हैं हम। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना टाइम कम हो जाएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ड्राई हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस which are less efficient than hydrolytic mechanism of steam, ठीक है। Because dry air does not possess latent heat, items that can be, अब इसके अंदर क्योंकि इसकी कम पावर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो लेटेंट हीट है वो कम होती है, हीट का ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी कम होती है इसके अंदर ड्राई एयर के अंदर इन कंपैरिजन टू द स्टीम। तो जो आइटम्स जो स्टरलाइज कर सकते हैं इसके अंदर वो हैं आपके मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासवेयर, ऑयल, फैट्स, वैक्सीज, स्टेबल नॉन एक्वस प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल इंजेक्शन, ऑइंटमेंट्स और पाउडर्स जैसे टेल्कम पाउडर। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आप स्टरलाइज कर सकते हो, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डीप पायरोजेनेशन ऑफ ग्लासवेयर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन और पैकिंग ऑफ इंजेक्शन, बट बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स पायरोजेंस आर वेरी हीट स्टेबल, सो टेम्परेचर वेल इन एक्सेस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस आर नेसेसरी टू अचीव कन्वीनियंट एक्सपोजर टाइम्स। 250 degree Celsius for 30 minutes is common, though higher temperature are used with shorter times. तो एंडोटॉक्सिन्स आर द टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के टॉक्सिन होते हैं, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन्स आर द केमिकल्स दैट बैक्टीरिया रिलीज आउटसाइड द सेल, और जो एंडोटॉक्सिन होते हैं दे आर द टॉक्सिन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आर एक्सपोज्ड आउट व्हेन द बैक्टीरिया सेल डाई और इट गेट लाइज्ड। तो जब वो मर जाता है या ब्रेक हो जाता है तब ये बाहर निकलते हैं। तो जो ओवन्स होते हैं इसके लिए यूज़ होते हैं आर सुपरफिशियली सिमिलर टू फैन असिस्टेड डोमेस्टिक किचन ओवन्स, दो यूजुअली विद 2 to 3 times द कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फैन लगा होता है बीच में। हैविंग टेम्परेचर रिकॉर्डर्स, थर्मोकपल्स आर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, थर्मल लॉकिंग डोर्स विद नॉन इंटरप्टेबल ऑपरेशन साइकिल। तो इनमें जो डोर्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि उनको आप अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते। जब साइकिल पूरी हो जाती है या एक प्रीसेट टेम्परेचर से जब वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तभी उसके डोर को आप खोल सकते हैं। एंड द फैसिलिटी टू फिल्टर द एयर दैट इज ड्रॉन इनटू द ओवन एज इट कूल्स। तो एयर भी जो उसके अंदर बाद में जाती है वो उसको कूल करके और उसको फिल्टर करके उसके अंदर डाला जाता है। आइटम्स टू बी स्टरलाइज बाय ड्राई हीट need to be appropriately wrapped or sealed in container that prevent recontamination after processing, and thermocouples are normally incorporated into load and in location that would be expected to be slowest in achieving the desired operating temperature. तो इसके अंदर क्या है, अभी जो सामान रखना है उसको पैक करके रखना पड़ता है क्योंकि जब बाहर निकालें तो रिकंटेमिनेशन ना हो जाए। जनरली या तो किसी कंटेनर में रखना पड़ता है या फिर उसको एल्युमिनियम फॉइल से आप ग्लासवेयर को रैप करके भी रख सकते हैं जैसा इसमें फिगर में दिखाया गया। इसके बाद अगला मेथड है दैट इज रेडिएशन स्टरलाइजेशन। गामा रेज और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये दिस कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स लाइक मेडिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल प्रोस्थेसिस, इंट्रावेनस गिविंग सेट्स, सिरिंजेस एंड सूचर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाइड्रस मेडिसिन सच एज ऑइंटमेंट्स एंड पाउडर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें गामा रेज से आप स्टरलाइज कर सकते हैं। अब गामा रेज वाटर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स पे यूज़ नहीं होता है क्योंकि दे कॉजेज रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर यूजुअली कॉज टू मच डैमेज टू द ड्रग एंड इवन इन द केस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस डैमेज टू प्लास्टिक्स इन टर्म ऑफ डिस्कलरेशन एंड ब्रिटलनेस इज़ अ पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये इसको अफेक्ट करता है।
सो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इट इज इमिटेड बाय अनस्टेबल आइसोटोप्स. आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय गामा रेज एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अकर विदाउट इंड्यूसिंग रेडिएशन इन द एक्सपोज मटेरियल. तो जो रेडिएशन वो मटेरियल में नहीं रहती पर उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉक ऑफ कर देता है जो आपकी ये रेडिएशन होती है. इसके अलावा यूवी लाइट भी यूज़ हो सकती है पर इसकी पावर इतनी नहीं होती और ये आयोनाइजिंग भी नहीं होती. ये सिर्फ क्या करती है, स्ट्रक्चर को उसको डैमेज करती है. ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है यूवी का वो है डैमेजिंग द डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ द सेल्स. वहाँ से ये अपना एक्शन शो करती है और वहीं पर जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये आयोनाइज कर देती है तो उससे सेल डेथ हो जाती है. द यूनिट फॉर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज इज ग्रे GY which has replaced the older unit of rad which equaled 0.01 gray. In the United Kingdom, the standard radiation dose recommended for sterilization of pharmaceutical product is 25 K gray, 2.5 m rad. ठीक है, तो ये इसका यूनिट्स है. The mechanism by which radiation kills the cell is that of ionization causing free radical production and damage to the DNA. Although both human and microbial cell have damage repair mechanism. तो डैमेज का रिपेयर भी हो सकता है पर म्यूटेशंस हो जाती हैं तो कई बार फिर उससे सेल की डेथ हो जाती है. प्रोड्यूस कैसे होती हैं गामा रेज? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्यूल रोड्स नॉर्मली कंटेनिंग कोबाल्ट 60 पेलेट्स. तो ये आइसोटोप होता है कोबाल्ट का, रेडिएक्टिव होता है ये. This isotope has a half-life of 5.25 years, so the rods have to be regularly replaced on a rotational basis to maintain the source strength. तो ये जो फ्यूल रोड्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से वहाँ से आती हैं. ठीक है, थोड़ा इनको संभालना भी मुश्किल होता है, ये दिक्कत होती है इनकी. Both gamma rays and electrons are more effective when oxygen is present and their activity increases with an increase in temperature, although they do not themselves normally induce any significant temperature rise in the product being irradiated. ठीक है, तो रेडिएशन का जो प्रोसेस है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. इसके अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स तो इन कंट्रास्ट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इलेक्ट्रिकली. ठीक है, तो उनके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा वो आपके उसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता. तो अगर हम कंपैरिजन करें गामा और इलेक्ट्रॉन बीम का, इसको सोर्स को आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली एमिट हो रही होती है रेडिएशन. अगर इसको रोकना है तो जो आपका आइसोटोप है उसको 2 मीटर थिक कंक्रीट वॉल के अंदर रखना पड़ता है और उसको फिर सबमर्ज करना पड़ता है पूल ऑफ वाटर एटलीस्ट 6 मीटर डीप व्हेन नॉट इन यूज़. ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इलेक्ट्रिकल है, कैन बी स्विच ऑफ, उसके बाद उसका कोई रिस्क नहीं रहता. स्पीड गामा रेज की ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है. ठीक है, ये कुछ काफ़ी रिलेटिव्स होने के कारण रिक्वायर सेवरल आवर्स और ये सेकंड्स में स्टरलाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन बीम. पेनिट्रेशन इसकी गुड होती है, 1 मीटर क्यूब तक ये उसको पेनिट्रेट कर सकता है, इसकी नहीं होती पेनिट्रेशन पावर. प्रोडक्ट डैमेज can cause unacceptable product damage, usually less damage than with gamma. Environmentally अगर हम बात करें तो ये रेडिएक्टिव होने के कारण काफ़ी पब्लिक कंसर्न होता है, काफ़ी खतरनाक होती हैं और इलेक्ट्रॉन बीम का कोई दिक्कत होती ही नहीं है. इसके अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट इज अ नॉन आयोनाइजिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट हैज़ इवन पुअर पेनिट्रेटिंग पावर देन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स. Light of wavelength of 260 nanometer is most effective because that is near to the absorption maxima for nucleic acid. तो जो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जो लाइट होती है 260 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है वो यूज़ करी जाती है इसके अंदर. इट इज़ यूज्ड इन द डिसइंफेक्शन ऑफ एसेप्टिक वर्क एरियाज, सेफ्टी कैबिनेट्स, ऑपरेटिंग थिएटर्स. ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर टू बी यूज्ड. ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज़ हो सकती है, एंडोटॉक्सिन वगैरह नहीं डिस्ट्रॉय करती. तो ये आपके सारे के सारे रेडिएशन के मेथड्स हैं जिसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन आती है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आती है. इसके बाद गैसियस स्टरलाइजेशन के मेथड हैं. गैसियस का मतलब होता है कि गैस छोड़ देना. इट इज़ नॉट अ फेवर्ड मेथड बिकॉज इट इज़ लेस रिलायबल देन हीट एंड रेडिएशन
So it needs rigorous in-process monitoring to confirm that sterilizing condition have been achieved. तो ये ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, इसके रिगरस कंडीशन चाहिए इसको, इसलिए कम यूज़ होता है। इथाइलिन ऑक्साइड इज सुटेबल फॉर स्टरलाइजिंग मटेरियल्स that are both heat and radiation sensitive, so it is used primarily for disposable medical devices। जितनी भी आपके मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, प्लास्टिक्स की होगी, ट्यूबिंग्स होगी, रबड़, ठीक है, इनके पेपर रबड़ इनके अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, तो इसलिए इनको यूज़ करा जाता है। इट्स एक्टिविटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ब्लड, पस और फीसिस, so it cannot be used to sterilize crystalline raw material or unwashed surgical instrument। तो unwashed surgical instrument पे यूज़ नहीं होता। इसका जो इक्विपमेंट होता है, इट इज़ सिमिलर टू कन्वेंशनल ऑटोक्लेव बीइंग स्टील चैम्बर्स ऑफ वेरिंग कैपेसिटी फ्रॉम अबाउट 65 लीटर्स अपवर्ड। तो इसके अंदर आप इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू हीट एंड रेडिएशन मेथड देयर इज नो सिंगल वाइडली अडोप्टेड सेट ऑफ स्टरलाइजिंग कंडीशन। तो ज़्यादातर हीट और रेडिएशन ही यूज़ होती है, पर कहीं कहीं इसको भी यूज़ करना पड़ जाता है। इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड गैस कंसंट्रेशन, सो दीज पैरामीटर्स में बी वेरिड जनरली विद इन रेंज। तो इसको रेंज में रखना पड़ता है इन पैरामीटर्स को। एक्सपोजर पीरियड 1 to 10 आवर्स तक हो सकते हैं इसके, ऑल्दो 3 to 4 आवर्स इज टिपिकल। तो एक इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इथाइलिन ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस दैट इज एक्सप्लोजिव व्हेन मिक्स्ड विद एयर इन प्रोपोर्शंस ग्रेटर देन 3.6% बाय वॉल्यूम, सो इट इज नॉर्मली यूज्ड एज अ मिक्सचर विद कार्बन डाइऑक्साइड 8.5 to 80% ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कंबस्टिबल होती है, फ्लेमेबल होती है, एक्सप्लोजिव भी होती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या डाइफ्लोरोमीथेन के साथ यूज़ करा जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस इनटू एन एवैक्यूएटेड स्टरलाइजेशन चैम्बर एज द प्योर गैस एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप चैम्बर के अंदर डाल रहे हैं तो इसको प्योर को भी डाल सकते हैं प्रेशर कम पे। सो द स्टरलाइजेशन साइकिल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वैक्यूम टू रिमूव द एयर, followed by preliminary heating and humidification with pulsed sub-atmospheric pressure steam, which would be removed by second vacuum prior to admission of ethylene oxide gas into the chamber। तो इसके अंदर स्टीम भी चाहिए होती है क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन ज़रूरी है, तभी ये काम कर पाती है। तो पहले सारी की सारी एयर निकाल देनी है, ठीक है, फिर उसके अंदर थोड़ी हीटिंग करनी होती है और ह्यूमिडिफिकेशन करनी होती है स्टीम डाल के, फिर उसके बाद फिर वैक्यूम लगाते हैं, फिर इथाइलिन ऑक्साइड को उसके अंदर चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद सेवरल आवर्स तक उसको फिर उसका एक्सपोज करा जाता है। उसके बाद फिर उसमें वैक्यूम लगा के सारी गैस को निकाल लेते हैं और फिर उसको ओपन कर दिया जाता है, प्रोडक्ट्स को अपने बाहर निकाल सकते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड इज थॉट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अल्कलाइटिंग एसेंशियल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इन द सेल। दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स दैट द गैस इज बोथ म्यूटाजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक। तो ये कैंसर काज भी करती है क्योंकि म्यूटाजन है ये, तो ये इस तरह से यूज़ होती है। इसके बाद अगला मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ ऐसी आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इंटरफेरोन्स एक्सेट्रा, इनको ना हीट से स्टरलाइज कर सकते हैं ना रेडिएशन से कर सकते हैं वैक्सीन्स वगैरह को। सो दीज आर स्टरलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू अ बैक्टीरिया और वायरस प्रूफ फिल्टर पेपर। तो फिल्टर में से एक बार पास कर देते हैं, माइक्रोब्स रिटेन हो जाते हैं बाहर ही फिल्टर के ऊपर। तो ये मेथड होता है फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन का। फिल्ट्रेशन इज अ कॉमन मीन ऑफ स्टरलाइजिंग इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप्स एज वेल एज एयर एंड अदर गैसेज। एयर को भी इससे हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेथड होते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव पॉलीमर्स लाइक PTFE, polycarbonate, polythiosulfone, these can be made in as flat sheets which are often circular so that they be fitted into proposed cylindrical holders or are plated to increase their surface area। तो इस तरह से ये यूज़ हो सकते हैं आपके। इसके अलावा जो फिल्टर्स हैं, जो इनका पोर साइज है फॉर स्टरलाइजेशन पर्पसेस इज 0.2 माइक्रोमीटर।
और डायमीटर है 0.22 माइक्रोमीटर होता है, बट 0.1 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर, क्योंकि आगे फिर ज़्यादा जो छोटे साइज़ के वायरसेस वगैरह हैं उनको भी हम कई बार फिल्टर करना होता है, तो छोटे साइज़ के ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सीविंग इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म by which microorganism and other particles are removed from the solution and it is considered to be the most reliable। तो होता क्या है, जैसे ये इसमें फिगर में दिखा रखा है, ये आपका ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पोर्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसने ये फिल्टर पेपर ने ऊपर ही रिटेन कर ली। लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया अटैच टू अ सरफेस ऑफ 0.2 माइक्रोन पोर साइज फिल्टर मेम्ब्रेन, तो ये इसको आगे जाने नहीं देता, ये तो रिटेन कर लेता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन बाय स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। द लार्जेस्ट कॉमन वायरसेस आर 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर and they go down in size to less than 1/10 of that value, so it is clear that sieving by 0.2 micrometer filter is unlikely to be an effective means of removal of the smallest viruses. Instead, virus retentive filters are available which have nominal pore size of 0.01 to 0.02 micrometer, although pore size is less reliable guide to efficiency। तो ये जो आपके वायरस प्रूफ फिल्टर पेपर होते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं, इनका साइज़ और छोटा होता है इनसे, बैक्टीरिया वालों से, ठीक है। और अगर एयर को हमने फिल्टर करना होता है तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स टिपिकली रिमूव 99.97% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, ऑल्दो सम विद हायर स्पेसिफिकेशन एग्जिस्ट। तो जब आपने गैसेस को फिल्टर करना है, रूम को पूरे को अच्छी क्वालिटी एयर देनी है क्लीन रूम के अंदर फिल्टर करके, तो वहाँ पर हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं। तो इनको जो मैन्युफैक्चर बैच होता है, अगर इसको हमने टेस्ट करना हो तो इसके लिए जो माइक्रोब है वो है ब्रिवंडीमोनास या सुडोमोनास डिमिनाटा, ठीक है, इसको यूज़ करा जाता है, इसका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये फिगर है हैपा फिल्टर्स की दिखाई गई, ठीक है। अलग अलग इसके जो इंटरसेप्शन कर सकता है, इम्पैक्ट होता है, जैसे इंटरसेप्शन तो बीच में उलझ गया, इम्पैक्ट होता है जैसे टकरा के रुक गया, डिफ्यूज़न होगी, ठीक है। तो अलग अलग इसके मेथड्स हैं कैसे ये इसमें काम करता है। तो इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। दीज आर द माइक्रोब्स विच आर यूज टू टेस्ट द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। जैसे स्टीम है, उसके अंदर जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस यूज़ करा जाता है, ये इसका इंडिकेटर है। ड्राई हीट के लिए बैसिलस एट्रोफेस होता है यूज़। आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए बैसिलस पिमिलस होता है। इथाइलिन ऑक्साइड के लिए बैसिलस एट्रोफेस यूज़ होता है। फिल्ट्रेशन के लिए सुडोमोनास डिमिनाटा यूज़ होता है। तो ये इनके हैं। अगर ये माइक्रोब उस सैंपल के अंदर बच गए जिसको हमने किसी मेथड से स्टरलाइज करा है, तो हम करते क्या हैं, इसके अंदर 10 स्पोर्स आर ड्राइड ऑन टू पेपर स्ट्रिप्स और अदर कैरियर्स मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और मेटल, और they are used as aqueous suspension in sealed ampoules. After exposure during the autoclave cycle under the test, the indicators are incubated in culture medium according to the manufacturer's instructions, and absence of bacterial growth is taken to mean the spores have been killed. तो इसको जैसे स्ट्रिप्स हैं स्पोर्स की, इसको एक बार जैसे हमने ऑटोक्लेव यूज़ करा है तो उसमें रख देंगे बीच में, तो उसके बाद जब आप ये साइकिल पूरी हो जाएगी उसके बाद इनको स्ट्रिप्स को निकाल लेंगे, इसको हम मीडिया में डाल लेंगे, कल्चर मीडियम के अंदर, और कल्चर मीडियम के अंदर डाल के इनको हम इंक्यूबेट करेंगे। अगर ग्रोथ होती है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अभी भी माइक्रोब जिंदा हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी प्रोसेस है वो आपकी सही नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपके बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो ये केमिकल इंडिकेटर क्या करते हैं, या तो कोई कलर चेंज करते हैं अपना, जब उनको एक रिक्वायर्ड हीट पे पहुंच जाए वो, तो कलर चेंज से हमें पता चल जाता है। बेसिस ऑफ कलर चेंज अकरिंग आफ्टर एक्सपोजर टू स्टरलाइजिंग कंडीशन, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो कंडीशन हमें चाहिए थी, जैसे अगर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो कलर चेंज होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस ओवन के अंदर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच हो गया था,
तो वहाँ से हम जो हमारी स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसको एश्योर कर सकते हैं। सो दीज आर द इंडिकेटर्स, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। इसके बाद आते हैं टेस्ट फॉर स्टरलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ अ टेस्ट फॉर स्टरलिटी इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। The item to be tested is placed into liquid culture medium, and if after incubation there are no sign of growth yet turbidity, the item is deemed to have passed the test. तो जो जिस चीज़ का आपने टेस्ट करना है उसको कल्चर मीडियम में डाल दो, अगर उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि वो अपना स्टरलाइज है या नहीं है। अगर ग्रोथ हो जाती है इट मीन्स इट इज़ नॉन स्टेराइल, अगर नहीं होती है इट मीन्स इट इज़ स्टेराइल। तो इसके लिए फार्माकोपियाज में मेथड दे रखे हैं पूरे के पूरे। इंडियन फार्माकोपिया का मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सारे का सारा जो स्टरलाइजेशन है वो इसमें कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।